इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आपको इनवॉइसेस जीएसटी पोर्टल पर किस प्रकार अपलोड करनी है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सबसे पहले हम जीएसटी के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी एनेक्स 1 यानी कि एनेक्चर 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखानी है, इंपोर्ट और इनवर्ड सप्लाई जिस पे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको जीएसटी पे करना है। उसके बाद जीएसटी एनेक्स 2 में आपको इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर एक्शन लेना है, यानी कि आपको अपनी परचेज को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग रखना है। उसके बेसिस पे आपके जीएसटी RT1 यानी कि मंथली या क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न आपकी बन जाएगी। यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं जीएसटी एनेक्स 1 में तो आपको जीएसटी एनेक्स 1A के जरिए अमेंडमेंट करनी है, जिसके बेस पे के जीएसटी RT1A में अमेंडमेंट हो जाएगी और आपको टैक्सेस PMT 8 के जरिए पे करने हैं। आप जीएसटी एनेक्स 2 में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। आप या तो इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं, लेकिन उन्हें एडिट नहीं कर पाएंगे। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जीएसटी एनेक्स 1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइसेस यानी कि सेल की इनवॉइसेस जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन किस प्रकार अपलोड करनी होंगी। यहाँ पे आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि अक्टूबर 2019 से भले ही आप लार्ज टैक्स पेयर हों यानी कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या फिर स्मॉल टैक्स पेयर हो यानी कि टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम हो, आपको इनवॉइसेस 1 अक्टूबर 2019 से जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी है नए सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन यदि आप लार्ज टैक्स पेयर हैं यानी कि आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी एनेक्स 1 अक्टूबर 2019 से फाइल करना स्टार्ट करना है। और यदि आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं तो उस केस में आपको अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए जीएसटी एनेक्स 1 जनवरी 2020 में फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पर। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न में जाना है। यहाँ पे मैनेज रिटर्न प्रोफाइल ट्रायल वर्जन दिया गया है। ट्रायल पीरियड के दौरान आप अपनी रिटर्न को किस प्रकार फाइल करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आप यदि मंथली फाइल करना चाहते हैं तो मंथली, और यदि आप इस रिटर्न फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ये ट्रायल वर्जन है। इसके बाद जैसे ही अक्टूबर में एक्चुअली रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे मैनेज रिटर्न प्रोफाइल में जाके अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करनी है। उसके बाद आपको सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, न्यू रिटर्न ट्रायल पे क्लिक करना है। ये ट्रायल वर्जन है, एक्चुअल वर्जन भी ऐसे ही होगा जैसे ही अक्टूबर में आप इनवॉइस अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिटर्न आप जीएसटी एनेक्स 1 यानी कि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस अपलोड करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट मोड करेंगे, यानी कि यदि आप ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन, या फिर यदि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से अपलोड करना चाहते हैं अपनी इनवॉइसेस तो यहाँ पे आप जेसन फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी एनेक्स 1 यानी कि जो आप इनवॉइस अपलोड करेंगे उसके कुछ बेसिक आपको सीखने हैं, यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी भी मंथ या क्वार्टर की डिटेल अपलोड कर सकता है या फिर उसे पिछले महीने की या क्वार्टर की, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट दी गई है उस डेट तक, और यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सेकंड क्वार्टर के लिए जो ड्यू डेट दी गई है उस डेट तक ही आप अपनी इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, या फिर यदि आप एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर देते हैं तो उस डेट तक। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अपनी रिटर्न फ्रीक्वेंसी मंथली सेलेक्ट करते हैं यानी कि मंथली रिटर्न को फाइल करना सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आप टैक्स पीरियड के बाद यानी कि महीने के बाद जो 18 से लेकर 20 तारीख की डेट होगी उसमें आप इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाएंगे। और यदि आप क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न को फाइल करना सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में 23 से लेकर 25 तारीख तक क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद आप इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सप्लायर अपने डॉक्यूमेंट्स रियल टाइम बेसिस पर अपलोड कर सकता है, यानी कि मान लीजिए आपने आज कोई सेल की है और इनवॉइस बनाई है तो आज ही आप उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यह इनवॉइस रिसिपिएंट को अवेलेबल हो जाएगी और वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पेंडिंग रख सकता है।
इस प्रकार सप्लायर जो इनवॉइस अपलोड करेगा वो रियल टाइम बेसिस पर ही रिसिपिएंट को दिखाई देंगी। इस प्रकार सप्लायर जैसे ही अपनी इनवॉइसेस अपलोड कर देगा GST NX 1 में, तो रिसिपिएंट को यह इनवॉइसेस GST NX 2 में GST पोर्टल पर दिखाई देंगी। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सप्लायर जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा टैक्स पीरियड के लिए या फिर पिछले पीरियड के लिए रिटर्न फाइल करने के बाद, तो उस केस में वह जिस महीने में यह डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है उस महीने की रिटर्न में उसे ये दिखाई देंगे। मान लीजिए आप GST NX 1 फरवरी 2020 के लिए बना रहे हैं और जनवरी 2020 के डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर रहे हैं, तो उस केस में यह डॉक्यूमेंट फरवरी 2020 की जो GST NX 1 है उसमें अकाउंट फॉर किए जाएंगे। GST पोर्टल पर GST NX 1 में सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप डेटा ऐड करेंगे। टेबल 3A है यदि आप सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को या कंज्यूमर को, यानी कि B2C सप्लाई करते हैं। टेबल 3B है यदि आप सप्लाई करते हैं रजिस्टर्ड व्यक्ति को, यानी कि B2B। और टेबल 3H है यदि आप ऐसी इनवर्ट सप्लाई लेते हैं जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको GST पे करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला टेबल यानी कि B2C सेलेक्ट करते हैं। यदि आप B2C सप्लाई करते हैं यानी कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। यदि आप विद इन स्टेट ही सप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्शन के सामने प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है और यहाँ पे आपको जो रेट है वो सिलेक्ट कर लेना है कि किस रेट से आप सप्लाई कर रहे हैं विद इन स्टेट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टैक्स जो है वो आ जाएगा। लेकिन यदि आपने का प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है तो यहाँ पे आपको दूसरा स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बेसिस पे जो नीचे है चेंजेस वो हो जाएंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा IGST आ गया है। उसके बाद आपको सेव डॉक्यूमेंट पे प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B2C सप्लाई के केस में यहाँ पे हमसे कोई इनवॉइस नंबर नहीं मांगा गया है, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू मांगी गई है गुड्स की या फिर सर्विसेज की। और यहाँ पे टैक्स रेट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टैक्स अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट कितने डिजिट तक एंटर कर सकते हैं, यानी कि आप होल नंबर में एंटर कर सकते हैं या अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि टैक्स अमाउंट कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया जाएगा जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। टैक्स अमाउंट जो कैलकुलेट कर लिया जाएगा वो एडिट नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो उसके द्वारा आप टैक्स अमाउंट को एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा सेस का जो अमाउंट होगा वो कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, इसको टैक्स पेयर को अपने आप एंटर करना होगा। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट की और टैक्स रेट यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो उस केस में यहाँ पे टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, लेकिन सेस का अमाउंट यहाँ पे नहीं आया है। यदि सेस आपके केस में एप्लीकेबल है इस इनवॉइस पे तो आपको सेस का अमाउंट अपने आप यहाँ पे फीड करना होगा। दूसरी बात आपके ध्यान में रखनी है कि सभी सप्लाईज़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई को सिलेक्ट करना आपके लिए मैंडेटरी है। यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं यानी कि विद इन द स्टेट, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट होगी जिसमें कि सप्लायर रजिस्टर्ड है। यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो उस केस में जैसे ही आप टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे तो आपका IGST का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं यानी कि विद इन द स्टेट, जैसे ही आप टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे उसका हाफ CGST में चला जाएगा और हाफ SGST में चला जाएगा। सेस को आपको अलग से रिपोर्ट करना होगा सेस कॉलम में। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि यदि आप सप्लाई कंज्यूमर को कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सप्लाई नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट दिखानी है। मान लीजिए कोई सेल जो है वो रिटर्न हो जाती है तो आपको नेट करके यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि यदि सप्लाई नेट करने के बाद यानी कि डेबिट और क्रेडिट नोट से नेट करने के बाद यदि नेगेटिव बन जाती है तो उस केस में आप नेगेटिव वैल्यू को एज सच रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि जो पुराना रिटर्न फाइलिंग सिस्टम था यानी कि GSTR 3 भी था वहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू को एंटर नहीं कर पाते थे, लेकिन इस नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आप नेगेटिव वैल्यू को भी एंटर कर पाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पे GST पोर्टल पे देख सकते हैं कि यदि B2C सप्लाई मेरी नेगेटिव हो गई है क्योंकि सेल रिटर्न ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू एंटर करूँगा और यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी अब GST पोर्टल एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो स्टेटस आ रहा है वो अपलोडेड का आ रहा है। यदि आप चाहते हैं
इसे एडिट करना तो यहाँ पे ब्लू बटन दिया गया है, एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे रेड बटन दिया गया है जिससे कि आप डिलीट कर सकते हैं इस रिकॉर्ड को। चलिए अब हम टेबल नंबर 3B को देख लेते हैं। 3B में यदि आप B2B सप्लाई करते हैं यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को वह सप्लाई आपको रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे आपको रेसिपिएंट का GST नंबर या UIN नंबर एंटर करना मैंडेटरी है। यहाँ पे आप जैसे ही GST नंबर डालेंगे ट्रेड नेम और लीगल नेम कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप इनवाइस यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर को एंटर करना यहाँ पे मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट डेट यहाँ पे आपको एंटर करनी है और डॉक्यूमेंट की वैल्यू एंटर करनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और सबसे लास्ट में ये प्लस का बटन दिया गया है, यहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट को ऐड करेंगे। जैसे ही आप ये डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे प्लस बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे आपको HSN कोड एंटर करना है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को एंटर करना मैंडेटरी है। टैक्स रेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ वैल्यू, टैक्स सेलेक्ट किया है तो टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है, लेकिन सेस अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया गया है। यदि आपके केस में सेस एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे सेस का अमाउंट एंटर करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव करना है। यहाँ पे HSN कोड किस व्यक्ति को फिल करने हैं GST के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में, वह सप्लायर जिनकी के एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उन्हें HSN को लेवल डेटा मेंटेन करना है और यहाँ पे फीड करना है। या फिर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और SEZ सप्लाई से रिलेटेड तो उन्हें HSN डेटा एंटर करना है। गुड्स और सर्विसेज के केस में कम से कम 6 डिजिट लेवल तक आपको HSN कोड एंटर करने हैं, लेकिन यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में उसे ये ऑप्शनल होगा कि यदि वो चाहे तो HSN कोड नहीं भी फिल करे। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, GST के नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में यदि आपकी किसी इनवाइस में अमेंडमेंट होती है जो कि आपने किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है तो उसकी डिटेल भी यहीं टेबल नंबर 3B में रिपोर्ट होगी। यहाँ पे हेडिंग दी गई है इंक्लूडिंग एडिट एंड अमेंडमेंट्स। इस प्रकार आपको अमेंडमेंट्स भी इनवाइस में यहीं इसी टेबल में रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट एडिटिंग या अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसकी अमेंडमेंट GST ANX 1A के जरिए होगी। यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ इनवाइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो कि यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, उनकी अमेंडमेंट जो है GST ANX 1A के जरिए होगी। जैसे कि यदि आपने कंज्यूमर को कोई सप्लाई की थी तो उसमें यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपने एक्सपोर्ट किया था विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट एंड डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री, तो ये जो टेबल है इनकी अमेंडमेंट आपको GST ANX 1A के जरिए करनी है। लेकिन यहाँ पे टेबल 3B यानी कि B2B के केस में जो अमेंडमेंट है उसकी आपको डिटेल GST ANX 1 में ही देनी है, उसकी अमेंडमेंट GST ANX 1A में नहीं होगी। चलिए जानते हैं कि कौन सी इनवाइसेस की अमेंडमेंट आपको GST ANX 1 में ही करनी है, यानी कि GST ANX 1A में नहीं करनी है। टेबल 3B से रिलेटेड यदि अमेंडमेंट होती है, यानी कि आपने B2B सप्लाई की है और उसके बाद उसकी कोई अमेंडमेंट करनी है तो उस केस में आपको GST ANX 1 में ही अमेंडमेंट करनी है। इसके अलावा टेबल 3E से रिलेटेड यदि कोई इनवाइस अमेंड होती है, जैसे कि आपने सप्लाई की है SEZ यूनिट और डेवलपर को विद पेमेंट ऑफ टैक्स, उस केस में भी आपको एडिट और अमेंडमेंट GST ANX 1 में ही करना है। टेबल 3F यानी कि सप्लाई की है SEZ यूनिट और डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस केस में भी एडिट और अमेंडमेंट GST ANX 1 में करना है। टेबल 3G डीम्ड एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एडिट एंड अमेंडमेंट भी आपको GST ANX 1 में करना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को मिस कर देते हैं किसी टैक्स पीरियड में उसे इंक्लूड करना, तो उस केस में उसे आपको वह डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टैक्स पीरियड में GST ANX 1 में ही दिखाना है, उसे आपको GST ANX 1A में नहीं दिखाना है। मान लीजिए आपकी कोई सप्लाई थी जो कि आपने जनवरी 2020 में की थी किसी कस्टमर को, लेकिन उसकी इनवाइस आप दिखाना भूल गए हैं ANX 1 में जनवरी 2020 में, तो आप वो इनवाइस GST ANX 1 में दिखाएंगे फरवरी 2020 में। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि यदि आप गुड्स के लिए एडवांस लेते हैं तो आपको आज की डेट में GST पे नहीं करना होता है, लेकिन यदि आप सर्विसेज के लिए एडवांस लेते हैं तो आपको GST पे करना होता है। लेकिन इस केस में आपको उसकी रिपोर्टिंग GST ANX 1 में नहीं करनी है।
यदि आपने सर्विसेज के लिए एडवांस लिया है और उस पर जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल 3C सब टेबल 3 में करनी है जीएसटी RET 1 में। और यदि इस एडवांस में कोई एडजस्टमेंट होती है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल 3C सब टेबल 4 में करनी है जीएसटी RET 1 में। यह है जीएसटी RET 1 का फॉर्मेट। यहाँ पे टेबल नंबर 3C सब सीरियल नंबर 3 दिया गया है, जहाँ पे यदि आपने कोई एडवांस रिसीव किया है और उस पर कोई जीएसटी आपने रिसीव किया है तो उस केस में आपको यहाँ पे इसका इनपुट भरना है जब आप RET 1 को फाइल करेंगे। और यदि इस एडवांस में कोई एडजस्टमेंट होती है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 4 दिया गया है, जहाँ पे कि आपको इनपुट भरना है। चलिए अब हम अगले टेबल की तरफ चलते हैं, जो कि टेबल है 3H यानी कि इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। यानी कि यदि आप कोई ऐसी सप्लाई लेते हैं जिस पे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको जीएसटी पे करना है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सप्लायर का जीएसटी नंबर यहाँ पे भरना है यदि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। लेकिन यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उसका पैन नंबर यहाँ पे भरना है। दोनों में से कोई एक फील्ड भरनी यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसे ही आप यहाँ पे जीएसटी नंबर भरेंगे, ट्रेड नेम और लीगल नेम कंप्यूटर के द्वारा आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन यदि आप पैन नंबर भरते हैं तो उस केस में ट्रेड और लीगल नेम आपको यहाँ पे भरना होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करना है और डिटेल को ऐड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आइटम वाइज डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे HSN कोड आप भरेंगे, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू भरनी और टैक्स रेट सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, जिसके बेस पे कि यहाँ पे टैक्स रेट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सेस का अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। यदि सेस एप्लीकेबल है आपके केस में तो उस केस में आपको यहाँ पे वैल्यू अपने आप एंटर करनी होगी और डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो वैल्यू आप एंटर करेंगे वो रिसिपिएंट को एंटर करनी है, यानी कि जो व्यक्ति ये सर्विसेज या गुड्स ले रहा है जिन पे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करना होता है। इस प्रकार यदि कोई सप्लायर है जो कि इन सर्विसेज को सप्लाई करता है, उससे ये वैल्यू यहाँ पे GST Annex 1 के इस टेबल में रिपोर्ट नहीं करनी है। दूसरा, यहाँ पे इनवाइस वाइज डिटेल आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर वाइज रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि एक जीएसटी नंबर से आपने टैक्स पीरियड में कितनी सप्लाई ली है जिस पे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको जीएसटी पे करना है। यहाँ पे आपको टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू, नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट और एडवांस पेड रिपोर्ट करनी है। यानी कि यदि आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था एडवांसेस पे तो उसको नेट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू रिपोर्ट करनी है। यदि आपने कोई एडवांस पे किया है उन सप्लाई पे जिस पे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको जीएसटी पे करना होता है तो उसी महीने में आपको वह सप्लाई डिक्लेयर करनी है जिसमें कि आपने एडवांस पे किया है। यहाँ पे जो आपने एडवांस पे किया है वो आपके जीएसटी RET 1 में चला जाएगा, उसे आपको रिवर्स करना होगा जीएसटी RET 1 के टेबल नंबर 4 में, क्योंकि आप इनपुट एज क्रेडिट तभी ले सकते हैं जब आप सर्विसेज को रिसीव कर लेंगे। यह है GST RET 1 का टेबल 3B, यानी कि जब आप इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, नेट ऑफ डेबिट, क्रेडिट नोट एंड एडवांसेस पे GST Annex 1 में दिखा देंगे तो उसके बाद ये डिटेल GST RET 1 में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद जब आप नीचे टेबल देखते हैं टेबल 4, जहाँ पे कि आपको इनपुट एज क्रेडिट मिलेगा, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 दिया गया है जो कि यह कहता है इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, नेट ऑफ डेबिट, क्रेडिट नोट एंड एडवांसेस पेड। ये फिगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी जैसे आप GST Annex 1 भर देंगे, यानी कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपने जो जीएसटी पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने एडवांसेस पर जीएसटी पे किया है तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्विस रिसीव कर लेंगे उसके बाद ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो उस केस में आपको नीचे 4B में, टेबल नंबर 4B में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। जब आप सभी टेबल यहाँ पे फिल कर देंगे तो उसके बाद आप कंसोलिडेटेड समरी को यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू कंसोलिडेटेड समरी बटन को आपको प्रेस करना है, जिसके बाद के ये डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी कि आपने किस टेबल में क्या एंटर किया है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स एक्स्ट्रा। और ये इस रिकॉर्ड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे PDF फॉर्मेट में भी और एक्सेल फॉर्मेट में भी। यदि आपके लिए कोई टेबल एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड और रिमूव टेबल बटन दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चनियर में कि क्या आपने B2C सप्लाई की है। यदि आपके लिए B2C एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, या फिर B2B एप्लीकेबल नहीं है तो नो कर सकते हैं। यदि आप
आपके लिए रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वार्निंग भी दी गई है कि जो भी आप सप्लाई यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो ये मान लिया जाएगा कि आपको उसके अकॉर्डिंग जीएसटी पे करना है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आपकी जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।